मेरी दादी कहती थी, मुझे मेरी दादी कहती थी कि उन्हें उनकी दादी कहती थी, मुझे मेरी दादी कहती थी कि उन्हें उनकी दादी कहती थी कि कभी वो भी मेरी तरह दिखती थी, कि कभी वो भी मेरी तरह दिखती थी, कि वो भी दौड़ती थी पूरा गांव, कि वो भी दौड़ती थी पूरा गांव, बात बात पर झगड़ती थी अपने बापू से, कि बात बात पर झगड़ती थी अपने बापू से, दो चोटियां बनाकर लाल रिबन बांधकर इतराती थी। फिर वो बड़ी हो गई, फिर वो बड़ी हो गई और फिर बूढ़ी। अब वो चल नहीं पाती, उनकी हर बार लगती है झगड़ा, चोटियों की जगह सिर पर है 4 बाल, बहू को काम बहुत है तो वो भी उन्हें काट देती है, और नहीं पड़ती जरूरत रिबन की। अब वो सिर्फ याद करती हैं और बताती हैं कि कभी वो भी मेरी तरह दिखती थी। हिंदी साहित्य में गीत विमर्श को लेकर मैं मैम को यहाँ पर धन्यवाद पवना, बहुत आसान कर दिया है पवना ने मेरा काम। लेकिन शुरुआत इस बात से करूंगी कि सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा सर, मेरे साथी वक्ता प्रोफेसर अजनेबी सर, सभागार में उपस्थित प्राध्यापकगण, विद्वजन, शोधार्थी और विद्यार्थी, सादर नमस्कार। मैं आभारी हूँ हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्यामराव सर और डॉक्टर प्रकाश सर की कि उन्होंने मुझे इतने समसामयिक और व्यापक विमर्श पर आपके समक्ष कुछ बात रखने का यह अवसर प्रदान किया। अभी पवना ने कविता पढ़ी और मैं जब प्रोफेसर शशि मुदिराज मैम को, महेश कटारे सर को, ऋषभदेव शर्मा सर को देखती हूँ, उनकी ऊर्जा, ऊष्मा, उनके वैचारिक तेज को देखती हूँ, तो मुझे अनायास ही D.H.D. लॉरेंस की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं जो उनकी एक कविता से हैं। कविता का नाम है ब्यूटीफुल ओल्ड एज। कविताओं का अनुवाद ही मैं आपके सामने रखती हूँ। वे सेबों की भांति परिपक्व और पिपिन की तरह सुगंधित होंगे अपनी वृद्धावस्था में। तो ऐसी वृद्धावस्था की कामना मैं अपने लिए भी करती हूँ। अपनी बात की शुरुआत 2 संदर्भों से करती हूँ। अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया है और इस पर्व पर उत्तर भारत में और विशेष रूप से हरियाणा में बूढ़ों को मनाने का एक इसके साथ जुड़ा हुआ इस पर्व के साथ जुड़ी हुई इसकी एक मान्यता है, जिसके अंतर्गत बहुएं बूढ़ों को इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, मिठाई वगैरह दे करके मनाती हैं। तो यह मनाना जो है उस सांस्कृतिक धरोहर को, उस उम्र के उस अनुभव को लोक में जीवित रखना है, उसके सम्मान को जीवित रखना है, जो अभी भी कुछ प्रदेशों में कायम है। दूसरा जो बात मैं करना चाहूँगी वो आपने बहुत कुछ फिल्में ऐसी हैं जो विशेष रूप से वृद्धावस्था पर हैं, जैसे बागबान की बात होती है, अवतार की बात होती है। लेकिन एक और फिल्म है जो 1997 में आई थी, रूई का बोझ। चंद्रकिशोर जायसवाल के उपन्यास गवाह गैर हाजिर पर ये फिल्म बनी थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। बूढ़े लोग रूई के गट्ठर के समान होते हैं, शुरू में हल्के फुल्के, पर बाद में भीगी रूई समान भारी। ये संवाद हमारे सामने प्रकट करता है कि किस प्रकार से बदलते हुए दौर में, बदलते हुए समय में किस प्रकार से वृद्धावस्था और वृद्धों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। एजिंग या ओल्ड एज यानी
आयु बढ़ने की जो प्रक्रिया है या वृद्धावस्था है, उसका पूरा चिंतन ज्ञान के विविध अनुशासनों से होता हुआ साहित्य तक भी प्रसारित हुआ है। देखा जाए तो सभी समाजों में वृद्धावस्था को देखने के दो दृष्टिकोण रहे हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो वृद्धावस्था को सद्गुण, अनुभव और ज्ञान से जोड़कर देखता है, जिस पर हरमन हेस, और हरमन हेस को मैं इसलिए यहाँ कोट कर रही हूँ क्योंकि उनकी एक पुस्तक है हाइमन टू ओल्ड एज। इसमें वो कहते हैं, वृद्धावस्था वह महान पौधा है जहाँ धैर्य का पुष्प खिलता है और मनुष्य अधिक शांत और सहनशील हो जाता है। ये एक दृष्टिकोण है वृद्धावस्था के प्रति। और जो दूसरा दृष्टिकोण है उसमें ये मान्यता है कि वृद्धावस्था एक बोझ है, एक दबाव है, एक बीमारी है, दुर्बलता का पर्याय है। इस पर सिसरो की जो 44वीं BC में हुए, उनकी पुस्तक है ओल्ड एज। उस निबंध में लिखा है उन्होंने कि मुझे 4 कारण मिलते हैं जिनसे वृद्धावस्था दुखदायी प्रतीत होती है। पहला, यह हमें सक्रिय गतिविधियों से दूर कर देती है। दूसरा, शरीर को दुर्बल बना देती है। तीसरा, लगभग सभी शारीरिक सुखों से वंचित कर देती है। और चौथा, वह मृत्यु से बहुत दूर नहीं होती। तो यह अंतिम जो बिंदु है, मृत्यु से बहुत दूर नहीं होती, इस पर मैं आगे बात कर रही हूँ। ये जो ह्रास और अभाव के रूप में वृद्धावस्था के प्रति दृष्टिकोण है, यहाँ से हमें ये दो चिंतन दिखाई देते हैं। वृद्ध विमर्श, मैं अपने पूरी बातचीत को 2 भागों में मैंने बांट कर रखने की कोशिश की है। पहले मैं इस विचार और विचारकी पर इसकी बात करूंगी और दूसरे में हिंदी साहित्य से, विशेष रूप से कविता और कहानियों का के कुछ प्रसंगों से इस बात को रखूंगी। वृद्ध विमर्श का उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्य 2 विमर्शों के साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धजन एक विशिष्ट समूह के रूप में हमारे सामने आता है। इस वृद्ध विमर्श को कई आयामों से समझा जा सकता है और मैं इसमें कुछ 5 आयामों की बात यहाँ आपके सामने करना चाहूंगी। सबसे पहले जिस रूप में इसे समझा जा सकता है वो है सभ्यता आलोचना के रूप में, यानी जैविक अवस्था से लेकर उससे आगे के जो सभ्यतागत प्रश्न हैं उनके संदर्भों में किस तरीके से इसके प्रति दृष्टिकोण बदला है, उसका विकास हुआ है, उस रूप में हम इसे समझ सकते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक स्मृति के रूप में। ज्ञान वृद्धावस्था को मानना चाहता है कि ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है, व्यक्ति जो है वो समस्त अनुभव यहाँ तक प्राप्त कर लेता है, लेकिन किस प्रकार से उस ज्ञान से बोझ तक की यात्रा एक वृद्ध व्यक्ति के हिस्से आती है, उस सांस्कृतिक स्मृति के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आयुवाद के रूप में। एक व्यक्ति अपने जीवन में आयु को कई रूपों में देखता है, एक जैविक रूप में, दूसरा सामाजिक रूप में और तीसरा मनोवैज्ञानिक रूप में। तो आयुवाद की एक बड़ी भूमिका है वृद्धावस्था में। एक और आयाम हो सकता है देह अनुभव का। वृद्ध शरीर को सामान्य रूप से ही करुणा का विषय मान लिया जाता है और ये जो देह से जुड़े हुए अनुभव हैं इनके संदर्भ में इसको विवेचित किया जाता है। एक और जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है और मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाना चाहिए, वो है प्रेम और मृत्यु की भाव बोधात्मक चेतना। तो प्रेम से लेकर जो मृत्यु के बीच के जितने भाव हैं, क्योंकि ये मृत्यु के सबसे निकट की अवस्था है, तो वहां तक जो भाव बोधात्मक चेतना का जो विकास क्रम है उस रूप में भी इसे पढ़ा जा सकता है। वृद्धावस्था और मानवाधिकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस दृष्टिकोण से इस पर बात होती है और इसे देखा जाता है। सिमोन की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ओल्ड एज को समझने के लिए, जिसका नाम ही है ओल्ड एज, और इस पुस्तक को द कमिंग ओल्ड एज के रूप में भी क्योंकि इंग्लिश में जब आई तो 2 एडिशन इसके शायद देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है वो ओल्ड एज है। चंद्रमौलेश्वर प्रसाद जी ने इसका अनुवाद किया था और
सर बात करेंगे, क्योंकि सर के संपादन में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ था। ऋषभदेव शर्मा सर ने इस पुस्तक का संपादन। आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है यहाँ पर, की लाइब्रेरी में किताब है। हाँ, क्योंकि मैंने इसको जब नेट पर खोजा तो मुझे इसकी पीडीएफ रूप में चंद पेज ही मेरे सामने आए, पूरी पुस्तक मेरे सामने नहीं आई। लेकिन मैं इस पुस्तक में से 3 कथन आपके सामने रखना चाहती हूँ, और उन कथनों से मुझे लगता है हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस रूप में हमें इसे इस वृद्धावस्था या वृद्ध विमर्श को पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। सबसे पहला जो बिंदु है वो जो इस पुस्तक की प्रस्तावना में रखा गया है, वहाँ पर सिमोन कहती हैं, व्यक्ति समाज के उसके प्रति सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, इसलिए वृद्धावस्था के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषणात्मक वर्णन पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक पहलू दूसरे सभी पहलुओं पर प्रतिक्रिया करता है और साथ ही उनसे प्रभावित भी होता है। वृद्धावस्था को इसी चक्रीय प्रक्रिया के अनिश्चित प्रवाह में समझा जाना चाहिए। वृद्धावस्था के अध्ययन को व्यापक होने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें कथन है कि किस तरीके से समाज का दृष्टिकोण है वृद्धावस्था के प्रति, और ये वैश्विक दृष्टिकोण की बात उन्होंने की। बुढ़ापा एक ऐसी समस्या है जिस पर समाज की सभी विफलताएं केंद्रित होती हैं, इसलिए इसे इतनी आसानी से छिपा दिया जाता है। और सच कहूं तो इसका अनुभव एक लंबे यौवन का जब तक प्रवाह रहता है तब तक बिल्कुल अनुभव नहीं होता। इधर कुछ दिनों से मुझे अचानक से कभी घुटने में दर्द हो जाता है और कभी उठो तो लगता है कि अकड़न हो गई है शरीर में, तो महसूस होने लगा है कि अब जो है कुछ बदल रहा है। तो यहाँ से जीवन की अवस्था भी शायद बदल रही है। तीसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही, और मुझे लगता है इसे खास रूप से मैं यहाँ पर रेखांकित आपके सामने करना चाहूंगी सिमोन की पुस्तक से। वो कहती है कि सभी वृद्ध लोगों के मानसिक विकारों का स्रोत उनके बचपन या किशोरावस्था में होता है। ये कथन एक तरीके से वृद्धावस्था को केवल जीवन के अंतिम चरण तक सीमित न रखकर संपूर्ण जीवन यात्रा से जोड़ देता है। और मुझे लगता है कि ये इसी रूप में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जो वृद्धों के प्रति, और मैं उन सब बातों पर, उन सब शब्दों पर नहीं जाना चाहती जहाँ हम कहते हैं कि करुणा है, उपेक्षा है, एकांत है, अकेलापन है, स्मृतियों का बोझ है, उसके साथ जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वृद्धावस्था में वृद्ध और बच्चा एक जैसा होता है, दोनों को सुबह ही भूख लग जाती है। तो दोनों की एक जो सबसे बड़ी सुबह ही जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहा होता है कि आज क्या क्या खाने में बनने वाला है। तो इस तरीके की जो जिह्वा की रुचियां हैं उन पर बात नहीं करना चाहूँगी, बल्कि इस चीज़ पर बात करना चाहूँगी कि किस प्रकार से साहित्य में इस वृद्धावस्था को देखा गया है। नीतिकारों ने वृद्धावस्था के कई पक्षों को छुआ है, लेकिन उन पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगी। अगर आप देखना चाहें तो हिंदी का नीति काव्य में भोलानाथ तिवारी ने कुछ बिंदुओं को लेकर के बात की है, उस पुस्तक से आप देख सकते हैं। मैं सीधे बात करना चाहूँगी आधुनिक काल में प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। उन्होंने एक निबंध वृद्ध पर लिखा, उनके निबंध का शीर्षक है वृद्ध, और उन्होंने एक कविता भी लिखी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा की कुछ पंक्तियां हैं। हाय बुढ़ापा तोरे मोरे अब तो हम तक नाए गयन, करत करत कछु बनत नाही, कहाँ जात ओ कैस कर। तो यहाँ से पता चलता है किस तरीके से शारीरिक असमर्थताएं आरंभ हो जाती हैं इस अवस्था के साथ। इसके पश्चात पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने एक उनका बड़ा सुंदर निबंध है वृद्धावस्था। इसमें उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। वो कहते हैं तरुणावस्था में ज्ञान की वृद्धि होती है और वृद्धावस्था में ज्ञान की गरिमा। तो ये जो ज्ञान की गरिमा है, इसी को एक पाश्चात्य लेखक हैं अनातोले फ्रांस, वो शायद इसी की इच्छा करते हुए वो कहते हैं काश बुढ़ापे के बाद जवानी आती। पता नहीं कितने लोग ये अभिलाषा रखते हैं, लेकिन अनातोले
अनातोले फ्रांस जो है इस बात की कामना करते हैं, शायद इसी कारण से कि वृद्धावस्था की ज्ञान की जो परीक्षा है उसके साथ जो ज्ञान की वृद्धि है युवावस्था की, वो दोनों प्राप्त हो सके। मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत अच्छी कविता है, सुंदर कविता है, वे वासर, और इसमें किस तरीके से शारीरिक क्षीणता के साथ मानसिक स्मृतियों का द्वंद्व एक व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, उसको वो कहते हैं। अब वे वासर बीत गए, मन तो भरा भरा है अब भी। बहुत सुंदर पंक्तियां। मन तो भरा भरा है अब भी, पर तन के रस रीत गए। ये जो स्मृति समृद्धि है वो किस तरीके से देह शून्यता के साथ खंडित होती जाती है उसका विवेचन किया है। छायावाद में निराला और निराला की अकेला, मैं अकेला, वो हम सब उस कविता से परिचित हैं। मैं उसको आपके सामने एक बार रख देती हूँ क्योंकि उसमें रेखांकित है कि किस तरीके से अकेलापन जो है वो पूरी भीड़ के साथ में अकेला होने का भाव आता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति किसी जंगल में चला जाता है, वो अपने घर परिवार में रहते हुए भी किस प्रकार अकेलेपन से जूझता है। मैं अकेला देखता हूँ आ रहा मेरे दिवस की संध्या बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चल रही मंद होती आ रही हट रहा मेरा। तो ये मेले का जो हटना है वो जीवन के इस अवस्था को और अधिक करुण बना देता है। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, बहुत एक पूरी परंपरा दिखाई देती है। हालांकि जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कथा साहित्य में इसको लेकर के ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन कविताओं में भी पूरी एक परंपरा दिखाई देती है जहां पर वृद्धावस्था, वृद्ध जीवन, बुढ़ापा, वृद्धत्व के अलग अलग पक्षों को लेकर के अलग अलग ढंग से चिंतन किया गया है। जैसे कात्यायनी की कविता है बूढ़ा आदमी की कविता, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि एकांत चुप्पी और छींचते हुए प्रेम के सूक्ष्म संवेदना का वहां पर वर्णन मिलता है। मैं आपके सामने अरुण कमल की बुढ़ापा कविता, जो बादशाह खान के हवाले से वो कविता है, उसकी 2 पंक्तियां रखती हूँ। ये रेखांकित करने वाली बात है कि बुढ़ापे को कैसे देखा जाना चाहिए। एक है जो सामान्यतः कैसे देखा जाता है, और दूसरा है कि बुढ़ापे को कैसे साहित्यकार देखता है और किस तरीके से वो एक सामान्य व्यक्ति भी उसे देख सकता है। न विवशता, न थकान, न सयापा हो, तो जिंदगी की नोक हो बुढ़ापा। तो धार को कुंद नहीं पड़ना चाहिए वृद्धावस्था में, उसकी नोक टिके रहे संभावनाओं पर। इस पर बेटी फ्रीडन की जो किताब है उसमें कुछ संकेत हैं, और वो वहां कहती हैं, बूढ़ा हो जाना जवानी को खो देना नहीं है, बल्कि अवसर और ताकत का नया क्षेत्र है। तो इस रूप में भी इस पर चिंतन किया जा सकता है। नीलेश रघुवंशी की कविता है बूढ़े पिता, और इस बूढ़े पिता कविता को मुझे लगता है ज्ञान रंजन की पिता कहानी के साथ रखकर अगर पढ़ते हैं तो और नए आयाम रेखांकित होते हैं। मैं नीलेश रघुवंशी की कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर जो समाज का दृष्टिकोण है बुढ़ापे को लेकर वो रेखांकित होता है। खांसते हुए जिद पर अड़ेंगे, हर एक काम खुद करेंगे, वश का नहीं जो उनके, करेंगे उसे ही सबसे पहले। इस पर लोगों का यह कहना, अरे भाई बुढ़ापा है उलझो मत, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। पिता बुढ़ापे में अच्छे नहीं लगते, या शायद अच्छा नहीं लगता बुढ़ापा पिता पर। इस कविता में जिस जिद की बात की गई है वही जिद हमें पिता कहानी में भी दिखाई देती है, और वहां पर युवावस्था और वृद्धावस्था की जो मत भिन्नता है या वैचारिक भिन्नता या दृष्टिकोण की, वैचारिक भी नहीं कहेंगे, दृष्टिकोण की जीवन के प्रति जो भिन्नता है वो दिखाई देती है। अनामिका की एक कविता के हवाले से देखिए, अभी इससे पहले के सत्र में किन्नर विमर्श की बात हुई, किसान विमर्श की बात हुई। वृद्धावस्था इन सारे विमर्शों को समेट लेती है। किन्नर विमर्श में बहुत सारे सवाल जो हैं हल हो गए हैं, लेकिन अभी भी किन्नर
कि वृद्धावस्था का सवाल बचा हुआ है, किसान की वृद्धावस्था किस प्रकार की है उसका सवाल बचा हुआ है। अनामिका की एक कविता है, वृद्धाएं धरती का नमक है, और इस बात को मुझे लगता है तेरी गाथाओं में आम्रपाली की पंक्तियों से जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये उसी परंपरा में है। तो किस प्रकार से आम्रपाली लिखती है, कदली पुष्प की खिलती कली के समान सुंदर मेरी दंत पंक्ति थी, जरावस्था में वह हो गई आभाहीन। अनामिका की जो कविता है उसको प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, और उसमें जिस प्रकार से जेंडर, आयु और आर्थिक निर्भरता के प्रश्न को उठाया गया है उसके संदर्भों के साथ जोड़ा जा सकता है। कात्यायनी कहती हैं, वृद्धाएं धरती का नमक हैं, किसी ने कहा था, जो घर में हो कोई बूढ़ा खाना ज्यादा अच्छा पकता है। मैं पूरी कविता आपके सामने नहीं रखूंगी, बहुत सुंदर कविता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से एक वृद्ध स्त्री का योगदान है घर परिवार के भीतर, लेकिन किस प्रकार से बेटे और बहू के बीच में उसको लेकर एक तनातनी का माहौल जब होता है तो वो सोचती है कि चलो कुछ दिन के लिए अब गांव चला जाए। तो उसकी जो उपयोगिता है वो किन संदर्भों के साथ है, ये हमें इस रूप में समझ में आती है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी को भी, हालांकि ईदगाह को हम अलग बाल विमर्श के रूप में भी देखते हैं, लेकिन उस कहानी में भी हम वृद्धावस्था के विचार को देख सकते हैं और उसको रख सकते हैं। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, और मुझे लगता है इसी के साथ मुझे बात कर लेनी चाहिए असगर वजाहत के नाटक जिन लाहौर ना वेख्या वो जन्म्या ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में सिक्का बदल गया और जिन लाहौर ना वेख्या में जिस विभाजन और उस विभाजन के बीच में वृद्ध स्त्री और वृद्ध स्त्री की मानवीयता की बात की गई है, वही मानवीयता एक मुस्लिम स्त्री में ईदगाह में उसका जो संघर्ष है वो ईदगाह कहानी में दिखाई देता है। उषा प्रियंवदा की वापसी की कहानी की बात थोड़ी सी आपके सामने करूं और उसे जोड़कर देखूं। कविता की एक 2009 में प्रकाशित हुई कहानी है मध्यवर्ती प्रदेश। वापसी कहानी में मोटे तौर पर हम देखते हैं कि किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद एक पुरुष का जीवन बदलता है, लेकिन उस कहानी में वो जो माँ है वो घर परिवार छोड़कर नहीं जाती, वो कहती है कि मेरी जिम्मेदारी है। वो जो वृद्ध स्त्री है उसका जीवन उस रूप में नहीं बदलता है, उसके जीवन के बदलने के रूप अलग है। तो मध्यवर्ती प्रदेश जो कहानी है उसको वापसी के साथ रख कर के बात करें तो वापसी का एक कथन है जो एक सेवानिवृत्त वृद्ध पुरुष की संतति अनुभूति को व्यक्त करता है, और इसी में वृद्ध स्त्री का पाठ भी प्रस्तावित होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को आपके सामने रख रही हूँ, जो विन्नी है मध्यवर्ती प्रदेश की जो पात्र है विन्नी, उसके एक कथन के माध्यम से वो कहती है, उसके साथ संवाद है विन्नी के साथ उसके पिता का। अजीब है ना विन्नी, पुरुष उम्र होने के साथ साथ या यूं ही कहो कि रिटायर होने के बाद परिवार के लिए बेकार हो जाता है, और औरत बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा उपयोगी। तो वापसी कहानी में जहां पर वृद्ध स्त्री है और वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, वो मध्यवर्ती प्रदेश कहानी के साथ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दोनों की उपयोगिता की भिन्नता है। इसमें मैं एक बात और रेखांकित करना चाहूंगी कि ये देखा जाना भी जरूरी है कि क्या वृद्ध स्त्री के सारे जो उसके जीवन की जो चुनौतियां हैं क्या वो वैसी ही हैं जो एक मध्य वर्गीय वृद्ध स्त्री की हैं, या उसमें भी किसी प्रकार के भेद हैं। क्या उसमें भी दलित वृद्ध स्त्री की जब हम बात करते हैं या यौनकर्मी वृद्ध स्त्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कौन सी विसंगतियां और विकटताएं उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी इसमें देखा जाना चाहिए।
क्योंकि एक बात और यहाँ रेखांकित करती हूँ आपके सामने कि वृद्धावस्था में भी उपसमूहों की बात मार्टिन ने की है और उन्होंने इसे 3 समूहों में बांट कर देखा है। मेरे पास समय तो उन्होंने इसे 3 समूहों में बांट कर देखा है। प्राथमिक वृद्धावस्था, जिसे वो कहते हैं कि ये 60 से 69 तक का समय है, और इसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसमें सक्रिय रहते हैं। ज्यादातर वृद्ध लोग मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो वृद्धावस्था का 70 से 84 के बीच है। इस समय काल में धीरे धीरे मन जो है वो उच्चाट होने लगता है और उस रूप में सक्रियता में कुछ लोग शामिल रहते हैं और कुछ लोग इससे परे होने लग जाते हैं। तीसरी जो उन्नत अवस्था है उसमें अधिकांशतः वृद्धावस्था अपने चरम पर आती है और वृद्ध जीवन की जो विसंगतियां हैं वो अपने चरम पर दिखाई देती हैं। तो ये मार्टिन जो जिस तरीके से विभाजन कर रहे हैं वृद्ध विमर्श के अंतर्गत क्या हम पात्रों को या हम चरित्रों को इस तरीके से समझने का एक स्वरूप दे सकते हैं क्या? अब एक और बात मैं आपके सामने रखूं। बेशक वृद्धावस्था आ जाती है लेकिन बहुत लोग क्योंकि उसे स्वीकारना इतना सहज नहीं होता है, तो वहां पर जो देह का अनुराग है या देह के साथ जुड़े हुए जो अनुभव हैं, देह के सौंदर्य से जुड़े हुए जो अनुभव हैं, वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे उनकी शुरुआत होती है। वंदना राग की एक कहानी है ख्यालनामा, और इसका केंद्रीय पात्र है राघव रमन। वो बूढ़ा होकर भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। बुढ़ापे से भय और चुस्त दिखने की ललक, जीवन के प्रति गहरा अनुराग उसमें लगातार दिखाई देता है, किंतु उम्र जो है वो लुक्का छिपी करती हुई जीवन में प्रवेश कर ही जाती है। तो रमन राघव का एक कथन है के ऊपर कथन है, सिहर कर राघव रमन ने अपने दांतों को छुआ, उसके दांत अभी भी असली हैं, शुक्र है। तो ये जो शुक्र मनाना है ये उस वृद्धावस्था का वो शारीरिक संताप है जो उसके साथ जुड़ करके आता है, क्योंकि बालों का सफेद होना और जिसे एक समय काल तक हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ रंगें, कुछ और दिनों तक उस अवस्था से अपने आप को दूर रखें, लेकिन धीरे धीरे वो जीवन में प्रवेश कर ही जाती है। जो मैंने बात की थी प्रेम से लेकर और मृत्यु के भाव तक की, उसके बीच में कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं ये मैं आपके सामने पढ़ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इसे कुछ और रूपों में, कुछ और शब्दों के साथ आपके सामने नहीं रख सकती। वृद्धावस्था काल में जीवन अपने अनुभवों, स्मृतियों, आत्म संवादों के साथ एक नितांत भिन्न लय में प्रवाहित होता है, जहाँ समय ठहरा हुआ, स्मृतियां भर भर कर आती हुई और अस्मिता बोध पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। व्यक्ति स्वयं से पूछता है अब क्या? तो मुझे लगता है ये अस्मिता बोध कि अब कौन सी, किस रूप में मेरा परिवार के बीच में और समाज के बीच में मेरी अब क्या भूमिका है, ये जो भूमिका की पुनर्व्याख्या है ये भी वृद्धावस्था के साथ जीवन में प्रवेश करती है। तो इस रूप में वृद्धावस्था केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, इसमें बहुत सारे मानसिक द्वंद्व, बहुत सारे अन्य पक्ष भी इसमें जुड़े हुए हैं। भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति भावात्मक रूप से विस्थापित अनुभव करता है। उसकी भाषा, गति, संवेदनाएं युवा समाज से मेल नहीं खाती। मृत्यु की छाया इस अनुभव को और गहरा कर देती है। मृत्यु की छाया पर कई कहानियां हैं, जैसे शशि भूषण द्विवेदी की कहानी एक बूढ़े की मौत, लेकिन यहाँ जो मैं जिक्र करना चाहूंगी वो पंकज मित्र की कहानी का पड़ताल कहानी है। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से परिवार में बूढ़ों की स्थिति में परिवर्तन का एक आयाम जोड़ता है हमारे जो जीवन में मनोरंजन के, या कहें कि जिस चीज के साथ हमारा जीवन अधिक व्यस्त हो गया है, जिसमें टीवी या आज के इसमें देखें तो मोबाइल वो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो घर में टीवी आया है और घर में टीवी आने के ठीक 8 दिन के बाद हृदयघात से जो नायक है रमन बाबू, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय ये घटना घटती है उस समय का एक कथन है, टीवी पर देर रात तक अमिताभ बच्चन चलता रहा
और सुबह ही किशोरी बाबू मरे हुए पाए गए बरसाती में, चौकी पर सीने पर हाथ धरे। तो परिवार के सदस्यों के पास अपना मनोरंजन छोड़ के इतना समय नहीं था कि वो आकर के देखें कि घर के बुजुर्ग की क्या स्थिति है। मुझे लगता है ये मृत्यु का सबसे बड़ा संतरास है जो यहाँ पर दिखाई देता है, जिस रूप में वो वृद्ध के जीवन में प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त ढेरों कहानियां हैं इस प्रकार की। अगर मैं कुछ का नाम लेना चाहूँ तो मनीषा कुलश्रेष्ठ की प्रेतात्मा, और इसके साथ राजी सेठ का संग्रह आया था रुको इंतजार हुसैन, गिरिराज किशोर द्वारा संपादित एक संग्रह है क्योंकि वे बूढ़े हैं। इन सब संग्रहों में, कहानियों में भूमंडलीय दबावों के बीच में जो बदलते हुए जीवन मूल्य हैं, उनके बीच में जो वृद्ध हैं और जो वृद्धावस्था है उसकी संतरास को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया, उसकी जटिल यथार्थ छवियों को अंकित किया गया। मुझे लगता है मेरे पास समय को देखते हुए मैं उपन्यासों की चर्चा ना करूं, इसकी बजाय दो चीजों पर और बात करना चाहूंगी। एक, बूढ़ा मन। कई बार होता है कि जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा शारीरिक रूप से आए तभी जीवन में प्रवेश करे। कई बार युवा मन भी बुढ़ापे की अनुभूतियों से भर जाता है, और इसका संकेत कई कविताओं में है। लेकिन यहाँ मैं आपके सामने शरदचंद्र का उपन्यास है शेष प्रश्न, और उसमें आशु बाबू के प्रश्न करने पर कि बूढ़ा मन किसे कहते हैं, कमल उत्तर देती है। और ये कमल का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेखांकित करता है कि बुढ़ापे में हो सकता है एक बूढ़े का युवा मन हो, उसमें अभिलाषाएं हों, उसमें संवेदनाएं हों, उसमें ओज हो, लेकिन किस तरीके से युवाओं के मन में अवसाद घिर आता है या उसमें एक थकान महसूस करने लगते हैं। वो कहती है, मन का बुढ़ापन उसी को कहती हूँ जिसका थका हारा बूढ़ा मन भविष्य की समस्त आशाओं को तिलांजलि देकर अतीत में ही रहना चाहता है, मानो उसे कुछ करने की लालसा ही नहीं है। तो ये जो मन कुछ ना करने की जो लालसा है, ये भी बुढ़ापे से जुड़ा हुआ भाव है। इसी पर स्टीव मार्टिन की पंक्ति है, मनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके जीवन में माधुर्य और उत्साह बना रहता है, जब तक उसके हृदय की महत्वाकांक्षा और कार्य शक्ति शेष रहती है। तो ये कुछ पक्ष हैं जिससे हमें पता चलता है कि वृद्धावस्था के क्या क्या, उसको समझने के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। अब एक बात है कि किस तरीके से क्या दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, या वृद्धावस्था और मानवाधिकार के बिंदुओं के बीच में क्या संवेदनाएं होनी चाहिए। देखा जाए तो परिवार से समाज तक संवेदनशील होने की आवश्यकता वृद्धावस्था विमर्श की एक प्रमुख कहीं की प्रमुख मांग हो सकती है। सम्मान का सांस्कृतिक पुनर्संस्कार करना, क्योंकि सम्मान जो है, सम्मान भाव के प्रति जिस प्रकार से अब हमारा संस्कार घट रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मूल्य बदल रहे हैं, जीवन मूल्य बदल रहे हैं, उसमें हम पहले किसको सम्मान देते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, अनुभवों की खान हमारे सामने है तो हम उसके बातों को महत्ता देते थे। लेकिन अब हम कहते हैं कि अरे नहीं, अब हमारे जीवन में शायद उसकी जगह जो है बहुत कुछ AI जैसे चीज़ों ने भी ले ली है, या हमारे और चीज़ों पर हम जो उपकरण हैं उन पर, तकनीकी उपकरणों पर हम ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। आर्थिक सुरक्षा का मानवीय ढांचा, एकांत मुक्त सामाजिक स्पेस देने की जरूरत है, स्वास्थ्यगत सुविधाओं की जरूरत है जिसके अंदर दैहिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, आयुवाद के विरुद्ध एक चेतना का होना आवश्यक है। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ नाजिम हिकमत की कुछ पंक्तियों से। मैं बूढ़ा होने का आदी हो रहा हूँ, दुनिया की सबसे कठिन कला दरवाजे पर आखिरी बार दस्तक देता हूँ। मैं फिर से पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुझे ये चीज़ लगी। मैं बूढ़ा होने का आदी हो रहा हूँ, दुनिया की सबसे कठिन कला दरवाजे पर आखिरी बार दस्तक देता हूँ। इस कविता की आखिरी पंक्तियाँ हैं, मैं ईर्ष्या करता हूँ उनसे जो जानते तक नहीं कि वे बूढ़े हो रहे हैं, वे इस कदर डूबे हैं अपने काम में। बहुत बहुत धन्यवाद।